लाइव रेस्क्यू। बादल फटा, बह गईं गाड़ियां। यमुना की धार, डूबे घर मंदिर बाजार। छियालीस मौत, डूबे 2000 गांव, बाढ़ से कराह रहा पंजाब। पहाड़ से मैदान, जारी आपदा काल। नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं देख रहा है इंडिया। और सबसे पहले बात देश के पहाड़ी इलाकों की तबाही की। तबाही का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। एक जगह हालात थोड़े सामान्य हो रहे हैं तो दूसरी जगह से खबर आ जाती है कि वहां पर भी तबाही मच गई है। 5 अगस्त को उत्तराखंड के धराली में तबाही मची थी और इसके बाद हर्षिल, थराली जैसी जगहों में लैंडस्लाइड और बादल फटने जैसी घटनाएं हुई हैं। अब उत्तरकाशी के नौगांव में बादल फटने से सैलाब आया है। फिर फटा बादल, फिर आया सैलाब। उत्तरकाशी के नौगांव में पानी की मार। घरों में घुसा पानी, गाड़ियां बहीं। ये तस्वीरें उत्तरकाशी जिले के नौगांव बाजार इलाके की हैं। पानी की रफ्तार देखिए, सब कुछ अपने साथ ले जाने को बेताब है। बताया जा रहा है कि 6 सितंबर की शाम को करीब 5:30 बजे नौगांव बाजार के सियोरी फलपट्टी में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि ये बादल नौगांव बाजार के पास फटा था। एक घर मलबे में दब गया, कई घरों में पानी घुस गया। पानी के बहाव में कुछ दोपहिया वाहन भी बह गए। ये तस्वीरें देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़ी गाड़ियां तो जैसे तैसे बच गई, लेकिन छोटी गाड़ियों का क्या हाल हुआ होगा। बताया जा रहा है कि देवलसारी गदेरे में एक मिक्सर मशीन, कुछ दोपहिया वाहनों के बहने की भी सूचना है। एक कार भी मलबे में दब गई है। गदेरा पहाड़ों में बहने वाले छोटे नालों को कहते हैं। पानी में फंसे लोगों का रेस्क्यू। ये इलाका यमुनोत्री हाईवे पर मौजूद है। देवलसारी के अलावा नौगांव बाजार के बीचों बीच बहता है। नौगांव गदेरा भी उफान पर है। बाजार की दुकानों में पानी भर गया है। बरसाती पानी सड़क पर बह रहा है। यहाँ जो लोग पानी में फंस गए, उन्हें बचाने के लिए पुलिस, एसडीआरएफ और फायर टीम पहुंची। 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली में जो हुआ, उसने पूरे देश को हिला दिया था। जब नौगांव में बादल फटने और फ्लैश फ्लड की खबर आई तो एक बार फिर लोगों में डर बैठ गया। अब आपको हिमाचल प्रदेश ले चलते हैं, जहां लैंडस्लाइड के चलते मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। ये तस्वीरें शिमला ठियोग रोहड़ू नेशनल हाईवे 705 की हैं। 2 दिन से ये ऐसे ही बंद पड़ा है। सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। लगातार हो रहे भूस्खलन और मलबा गिरने से हाईवे पर यातायात बुरी तरह बाधित हो गया है। इन गाड़ियों में सेब से लदे ट्रक भी हैं। सड़क खोलने की कोशिश हो रही है, लेकिन मलबा बहुत ज्यादा है। ये भी खतरा कि कहीं पहाड़ी से मलबा ना आ गिरे। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की हैं। नेशनल हाईवे 5 चट्टाने गिरने से 2 जगह फिर बंद हो गया। ये चट्टाने निगुलसरी और नाथपा झूला के पास गिरी हैं। किन्नौर में पिछले 1 महीने में जगह जगह नेशनल हाईवे 5 लैंडस्लाइड से बंद हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर लगातार जारी है। बरसात, बाढ़, लैंडस्लाइड ने भयानक तबाही मचाई है। कुल्लू, मनाली समेत कई हिस्से तो बिल्कुल ही उजड़ गए हैं। ओल्ड मनाली इलाके का बुरा हाल है। यहाँ पर पुल टूट चुके हैं। घर, होटलों को भारी नुकसान हुआ है। लेकिन एक बात ये भी देखी जा रही है कि यहाँ जहाँ पे जंगल कम है, वहाँ नुकसान कम है। कुदरत के कहर से कराह रहा है हिमाचल। ब्यास और दूसरी नदियों का तांडव। ओल्ड मनाली समेत कई इलाकों में बुरे हालात।
मानसून की विदाई नजदीक आ रही है, लेकिन हिमाचल समेत कुछ दूसरे इलाकों में भारी बारिश का मिजाज बना हुआ है। इस पूरे मानसून सीजन में हिमाचल में लगातार लैंडस्लाइड हुए हैं। तेज बारिश और फ्लैश फ्लड ने हालात और खराब कर दिए। ब्यास के पानी ने जबरदस्त तबाही मचाई है। ब्यास के साथ ही मनालूस और दूसरी नदियां और नाले भी पानी के रूप में तबाही लेकर आ रहे हैं। ओल्ड मनाली को दूसरे इलाकों से जोड़ने वाले पुलों को नुकसान पहुंचा है, जिससे दूसरे इलाकों से संपर्क कट गया है। ये इलाका मनालूस नदी के किनारे बसा है। एक तरफ शहर, बीच में नदी, दूसरी ओर जंगल। हमारी टीम लगातार यहाँ से रिपोर्ट कर रही है। ये ठीक जंगल के बगल से ये आप देखिए कितना तीव्र वेग से पानी बढ़ा है। अब आप देखिए वो ये पानी जो है वो जंगल को नहीं काट पाई है, वो जंगल को नहीं काट पाए, लेकिन जंगल के दूसरी ओर आप देखिए कि जो मनाली है, जो ओल्ड मनाली है, उसको आप देखिए कि जगह जगह पर पूरे आप देखिए ये बहुत मशहूर एक क्लब हाउस है मनाली का, जो कि बहुत पुराना हिमाचल प्रदेश सरकार का है। आधे से ज़्यादा इसको जो है वो काट दिया है, आधे से ज़्यादा ये कट चुकी है। इसकी पार्किंग, कई सारे यहाँ पर कुछ तंबू थे, उनको काट दिया है। इधर आप देखिए कि बड़े बड़े बोल्डर पत्थर बह के आ गए हैं और उस साइड में ओल्ड मनाली है, जो कि धीरे धीरे नदी ओल्ड मनाली के कई सारे इलाकों को काट रही है। पहाड़ों में बार बार तबाही मच रही है। जंगल तो बचे जा रहे हैं, लेकिन शहरी इलाकों में तबाही मच गई। बार बार वीडियो वायरल होते हैं, लकड़ी बहुत सारी, अभी चंबा के वीडियो आपने देखे कि तमाम सारी जो लकड़ियां हैं वो बहकर आई। कहीं ना कहीं जंगलों में ऊपर लकड़ी काटी जा रही है। इसके वजह से जो लैंडस्लाइड है और जो आप जंगलों में तमाम सारी लकड़ियां देखते हैं, ये उसी का एक रूप है। वो आप देखिए एक दुकान बिल्कुल जो है वो खड़ी हुई है, कभी भी वो भी गिर सकती है। तो इस तरीके से जंगल के आसपास जो शहरी आबादी है वहाँ पर चूँकि पेड़ कटा है, तो इसके वजह से ये जो नदी है ये भयानक तौर पर धीरे धीरे ओल्ड मनाली के उन हिस्सों को काट रही है। जिस साइड में हम खड़े हैं ये जंगल का इलाका है, तो यहाँ पर उस तरीके से नहीं काट पाई है नदी, क्योंकि इतने मजबूत जो पेड़ हैं वो इस जगह पर खड़े हुए हैं सालों से। यहाँ जिधर चले जाओ वहीं तबाही की तस्वीरें दिखेंगी। मनाली से थोड़ा पहले कुल्लू लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर रांगड़ी कस्बा है। ये देशी विदेशी पर्यटकों के लिए मनपसंद जगह हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ चारों तरफ त्रासदी का सन्नाटा पसरा है। बाजार बंद है। ब्यास नदी ने करोड़ों रुपए के बने मशहूर कैफे को बर्बाद कर दिया। हिमाचल में मानसून आपदा के रूप में आया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कुछ हिस्सों में 13 सितंबर तक भारी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। मनाली से रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो हिमाचल में हाहाकार है और अब बात करते हैं राजस्थान की। राज्य के बहुत सारे जिलों में भारी बारिश हो रही है। हालात ये हैं कि लोगों की जान पर बनाई है। जगह जगह लोग पानी में फंस गए हैं। किसी तरह से उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। रेगिस्तान के लिए मशहूर राजस्थान आजकल सैलाबी कहर से जूझ रहा है। मानसून की मार ने पूरे राज्य के हालात बदतर कर दिए हैं। नदी नाले उफान पर हैं। कई जगह लोगों की जिंदगी पर आफत आन पड़ी है। रेगिस्तान में जल प्रहार की ये 6 तस्वीरें देखिए। उदयपुर की ये तस्वीर डराने वाली है, जहां आयड नदी की तेज धार में एक शख्स फंस गया। 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सेना और एसडीआरएफ की टीम ने युवक की जान बचाई। उदयपुर के झाड़ोल में अचानक आए सैलाब में 15 लोग फंस गए। पानी के तेज बहाव में फंसे लोगों को बचाने की कोशिशें जारी हैं। उदयपुर में भारी बारिश की वजह से स्कूली बच्चों की जान आफत में आ गई। सुबह से हो रही बारिश के बीच ब्रिज के नीचे स्कूल बस फंस गई। हादसे के वक्त बस में 30 से ज्यादा बच्चे मौजूद थे, लेकिन राहत की बात यह रही कि स्थानीय विधायक समेत स्थानीय लोगों ने बस को बाहर निकाल लिया। ये तस्वीरें शनिवार की हैं।
राजस्थान से मानगढ़ की ये तस्वीरें देखिए, जहां गुजरात जाने वाली सड़क का एक बड़ा हिस्सा ही ढह गया। इसकी चपेट में आकर एक गाड़ी भी नीचे गिर गई। फिलहाल रास्ते को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। ये तस्वीरें उदयपुर की हैं, जहां मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। कहीं पुलिया टूटी तो कहीं घरों में पानी घुस गया है। ऐसे में कई लोग अपने ही घरों में फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। पंचोली इलाके में भी 57 लोग फंस गए थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। राजस्थान में चंबल नदी एक बार फिर उफान पर आ गई है। इस सीजन में पहली बार चंबल के चारों बांधों से पानी की निकासी की जा रही है। कोटा बैराज से करीब 1 लाख क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। कोटा संभाग में भी बारिश का दौर लगातार जारी है और ऐसे में एक बार फिर कोटा बैराज से 5 गेट खोल करके करीब 1 लाख क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये जो सैलाब नजर आ रहा है ये चंबल की डाउन स्ट्रीम इलाके के वाटर लेवल में बढ़ोतरी करेगा, क्योंकि जिस तरह से पानी की निकासी हो रही है उसके लिहाज से अब जो निचला इलाका है वहां पर अलर्ट जारी किया गया है। जिला कलेक्टर ने जो है अपील भी की है सभी से कि जो नदी के किनारे के जो लोग हैं, जो गांव ग्रामीण हैं, वो नदी के किनारे ना जाएं, क्योंकि पानी का लेवल अब लगातार बढ़ेगा। राजस्थान के सिरोही में एक जीप नदी के तेज बहाव की चपेट में आ गई, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने जीप ड्राइवर को सुरक्षित बचा लिया। जालौर में भारी बारिश के चलते जवाई नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। नदी का पानी पुल के ऊपर पहुंच गया है। खतरे को देखते हुए पुल को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। जनता से अपील की गई है कि वो अनावश्यक रूप से नदी के किनारे ना जाए। राज्य में मूसलाधार बारिश से कहीं दीवार गिर रही है तो कहीं मकान गिर रहे हैं। राजस्थान के 3 जिलों की तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर सिरोही से है। यहाँ राठौड़ लाइन में बारिश के दौरान बड़ा हादसा हो गया। पूरा मकान देखते ही देखते ढह गया। दूसरी तस्वीर डूंगरपुर की है। यहाँ डूंगरपुर लोहारवाड़ा स्कूल का बरामदा अचानक गिर गया। तीसरी तस्वीर बांसवाड़ा के नौगामा की है, जहाँ भारी बारिश के चलते एक मकान अचानक भरभरा कर गिर गया। राजस्थान में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। मौसम विभाग ने चेताया है कि वर्तमान में गहरा निम्न दबाव राज्य के ऊपर बना हुआ है। उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही और राजसमंद में अत्यधिक भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही जयपुर, कोटा, बूंदी और टोंक में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब देखते हैं कि दिल्ली का क्या हाल है। दिल्ली एनसीआर का क्या हाल है। दिल्ली में यमुना का जल स्तर पहले से घटा जरूर है, लेकिन अभी खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। यमुना अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और जिन जिन इलाकों में पानी कम हो रहा है वहां पे मलबा है, वहां पे गंदगी का अंबार लगा है। पानी में डूबी इन कारों को देखिए। तस्वीरें दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ में गाड़ियों के एक स्टॉक यार्ड की है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया। यहाँ मौजूद गाड़ियों की स्टॉक यार्ड में खड़ी सैकड़ों कारें पानी में समा गई। दरअसल बहादुरगढ़ का यह हाल तेज बारिश के बाद मुंगेशपुर ड्रेन टूटने से हुआ है। हालात इतने बिगड़ गए कि राहत और बचाव के लिए सेना को बुलाना पड़ा। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर भले ही कम हो रहा हो, लेकिन बाढ़ में डूबे इलाकों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। ये ड्रोन तस्वीर मयूर विहार की है, जहां चारों तरफ पानी ही दिखाई दे रहा है। यमुना का जलस्तर कम होने के बाद दिल्ली के सोनिया विहार में जमा पानी कम तो हुआ है, लेकिन मुसीबत नहीं। तस्वीरें फिलहाल हम आपको सोनिया विहार इलाके की दिखा रहे हैं और जिस जगह पर हमारी मौजूदगी है, इस जगह तक बीते 2 दिनों पहले तक पानी लबालब भरा हुआ था, लेकिन अब जब पानी का लेवल लगातार नीचे हो रहा है, यमुना नदी के जलस्तर में लगातार गिरावट हो रही है, उसके बाद जनजीवन जो है वो सामान्य होता हुआ नजर आएगा। दिल्ली का यमुना बाजार इलाका यमुना में बाढ़ के बाद सबसे पहले डूबा था। यहाँ अब भी जल भराव है। इस वक्त लोगों की परेशानियां जो हैं वो कम होती नजर नहीं आ रही है। लोगों की यही मांग है प्रशासन से कि जिस तरीके से यहाँ पर गंदगी देखने को मिल रही है, चारों तरफ मिट्टी देखने को मिल रही है और बचा कुचा जो कचरा है जो यहाँ पर बह के चला आया है, उसको साफ करने के लिए लोगों की जो मांग है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। यमुना के जलस्तर में गिरावट का असर निचले इलाकों में दिखने लगा है। 2 दिन पहले तक यमुना किनारे वाला वासुदेव घाट लबालब पानी से भरा हुआ था, लेकिन यहाँ पानी
कम हो रहा है। वासुदेव घाट का परिसर लबालब पानी से भरा हुआ था और धीरे धीरे करके यमुना नदी का जलस्तर जैसे जैसे नीचे जा रहा है और उसके बाद वासुदेव घाट की जो तस्वीर है कुछ इस तरह से आपको नजर आएगी। मथुरा और वृंदावन में यमुना नदी उफान पर है। सैकड़ों घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोग घरों की छतों पर रहने को मजबूर हैं। आप देखेंगे यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। उनके घरों के बाहर यमुना का पानी आ गया है और जो नाविक हैं वो इनको एक सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं लगातार। और लगभग यहाँ से जितने भी मकान में थे उनको लोगों को ले गए और कुछ लोग अभी भी यहाँ पर रह गए हैं जो अपनी छतों पर रहने के लिए मजबूर हैं। आज यमुना का जलस्तर घटा तो जरूर, लेकिन एक बार फिर हथिनी कुंड, वजीराबाद और ओखला बैराज से पानी छोड़ा गया है, जो दिल्ली वालों की मुसीबत को एक बार फिर बढ़ा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इन सब के अलावा बात करते हैं पंजाब की, जो दशकों में सबसे भयावह बाढ़ से जूझ रहा है। पंजाब को मरहम लगाने के लिए प्रधानमंत्री 9 तारीख को गुरदासपुर का दौरा करेंगे। बाढ़ ने पंजाब में जबरदस्त तबाही मचाई है। 2000 से ज्यादा गांव डूबे हैं। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। राज्य में बाढ़ बारिश की वजह से अब तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है। इन दिनों पूरा पंजाब भयावह बाढ़ की चपेट में है। चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस प्राकृतिक आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 46 हो गई है, जबकि 1.7 लाख हेक्टेयर में लगी फसलें बर्बाद हो गई हैं। पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए पीएम मोदी खुद 9 सितंबर को गुरदासपुर का दौरा करेंगे। चीन में एससीओ समिट से लौटने के बाद सबसे पहले पीएम मोदी ने पंजाब के सीएम से बात की थी और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया था। पंजाब के फिरोजपुर में बाढ़ प्रभावित गांवों का हाल जानने के लिए कांग्रेस की भी टीम पहुंची। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा, नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा और पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनका दर्द समझा। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए 5 करोड़ की मदद का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार की ओर से हम पंजाब सीएम रिलीफ फंड में 5 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा करते हैं। हम उन्हें चाहते हैं कि पंजाब जल्दी इन विकट स्थितियों से निकल कर के बाहर आए। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण पंजाब में बहने वाली नदियां रावी, सतलज, व्यास उफान पर हैं। साथ ही बीते दिनों पंजाब में हुई तेज बारिश ने मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। भीषण तबाही से निपटने के लिए राज्य भर में 200 से ज्यादा राहत शिविर बनाए गए हैं। एनडीआरएफ की 24 टीमों के साथ एसडीआरएफ की टीमें लगातार लोगों तक राहत पहुंचाने में जुटी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अभिनेता सोनू सूद पंजाब में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। सोनू सूद बागपुर, सुल्तानपुर लोधी, फिरोजपुर, फजिल्का और अजनाला जैसे बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे 8 साल के बच्चे अभिजोत के परिवार से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। अभिजोत की खबर एनडीटीवी पर दिखाई गई थी। इसके बाद सोनू सूद और पंजाब सरकार उसकी मदद के लिए आगे आए थे। और कपूरथला में सोनू सूद से बात की है हमारे सहयोगी ने। स्टार सोनू सूद ते उन्होंने दे सिस्टर ने जो लगातार लोगों के बीच में जाके लोगों का दुख सुख बांट रहे हैं। इस वक्त हम सुल्तानपुर लोधी के एरिया में है। बहुपुर गांव है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बोट के द्वारा वो लोगों तक पहुंच रहे हैं और जो भी उनके पास सूचना आती है कि किसको क्या जरूरत है उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए बात करते हैं, क्योंकि सुबह 4 बजे अमृतसर में आए। अमृतसर में सबसे पहले जो एनडीटीवी का कैंपेन चलाया जा रहा था सेव अभिजोत, पहले फैमिली को मिलकर आए, उनसे उनको इंश्योरेंस दे के आए। आइए बात करते हैं। तो सुसाब, क्या सिचुएशन है? पहले तो अभिजोत की फैमिली को क्या मदद कर रहे हैं?
पहले जब मैं अभिजोत से मिला था तो बच्चा तकलीफ़ में तो है काफ़ी, और हमें देखना है कि उसको बेहतर से बेहतर इलाज मिल पाए, बेहतर डॉक्टरों से बात कर पाएँ। मैंने उसकी सारी रिपोर्ट्स मंगवाई हैं, मैं वहाँ के बॉम्बे के डॉक्टरों से भी बात करूँगा उसके लिए। बट लाइक आई सेड, एक माँ बाप को बड़ी होप है। NDTV ने जो पूरा कैंपेन रन किया है और जो भी हम लोग मिल के कर पाए हैं, उसने एक उम्मीद की किरण जगाई है उस परिवार में, और हमें उस उम्मीद की किरण में खरा उतरना है। मुश्किलें क्योंकि मालविका लगातार लोगों में है, कैसे क्या स्ट्रेटजी बनाई है, कैसे आके हेल्प करेंगे, क्योंकि लोगों के घर भी टूट गए हैं, लोगों आपने कल ये भी कहा कि जो लोगों के पशु गए हैं उनको भी हम कहीं ना कहीं लिस्ट लेंगे, उनको भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, हम लोग मालविका पिछले कई दिनों से सब गांव में जितने सरपंच हैं, हेड्स हैं, उनसे लिस्ट ली जा रही है। अब आज भी हम लोग आए तो आज भी हमने बहुत सारे लोगों से संपर्क किया है कि आप बताइए कि तकलीफ़ें क्या हैं। कुछ घरों की तकलीफ़ें हैं, कुछ मेडिकल तकलीफ़ें हैं, उनको दवाइयाँ कुछ इस तरह की चाहिए, कुछ इलाज बाकी है, कोई उनके पशुओं की तकलीफ़ें हैं। हर एक गाँव में एक अलग तकलीफ़ की एक अलग कहानी है, तो हम लोग उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं और फिर जो भी बेहतर हो पाएगा उस परिवार के लिए हम लोग उन तक पहुंचाएंगे। हिमाचल के कुल्लू में शनिवार को फिर से लैंडस्लाइड हुआ है। कुल्लू के अखाड़ा बाजार में ये लैंडस्लाइड हुआ है और मलबे की चपेट में आए कुछ घर और लोग। आपको दिखा रहे हैं ये खबर हम हिमाचल के कुल्लू की। इस वक्त खबर ये आ रही है कि अब तक शव जो हैं वो एक बरामद किया गया है। राहत कार्य वहां पर चल रहा है। ये कुल्लू के अखाड़ा बाजार में लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके बाद मलबे की चपेट में लोग आ गए हैं। राहत का काम अभी यहां पर चल रहा है। और हिमाचल प्रदेश के चंबा में सड़क के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ गिर गया है। चंबा के पुराने शीतला पुल पर यह पेड़ था। चंबा में रावी नदी में एक बड़ा पेड़ गिरा है। ये एक हादसा हुआ है। चंबा की खबर है, हिमाचल के चंबा की, जहां पर शीतला पुल पर ये पेड़ था और ये बड़ा पेड़, काफी बड़ा पेड़ है, ये रावी नदी में गिर पड़ा है। और अब बात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। वहां भी बारिश आफत बनकर बरस रही है। कहीं बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है, कहीं नदियों से छोड़ा गया पानी कहर बरपा रहा है। और इस बीच लापरवाही की तमाम तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां उफनती हुई नदियों को पार करने में भी लोग परहेज नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। मालवा से लेकर ग्वालियर चंबल अंचल तक आसमान से बारिश आफत बनकर बरस रही है। सबसे पहले बात धार की कर लेते हैं। धार में उफनती नदी को पार करना एक पिकअप सवार को महंगा पड़ गया। सेमलीपुरा गांव के पास दिलावरा नदी उफान पर थी। इस बीच पिकअप सवार ने रपटे को पार करने की कोशिश की और पिकअप नदी में बह गई। कड़ी मशक्कत के बाद पिकअप सवार को बचा लिया गया। धार से ही एक और घटना सामने आई है। धार के गंधवानी में रपटा पार करते समय एक युवक बह गया। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए युवक को बचा लिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त युवक नशे में था और नशे में रपटा पार करने की कोशिश में वो नदी में बह गया। इधर देवास में भारी बारिश के बाद जलभराव से कई घरों में पानी भर गया। सीहोर के दुर्गानगर में भारी बारिश के बाद कई घरों में पानी भर गया, जिसके कारण घरों में रखा सामान भी खराब हो गया। दूसरी तरफ गायत्री विहार कॉलोनी में दीवार गिर गई, जिसकी वजह से नालियों में मलबा भर गया और जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। इधर ग्वालियर में भारी बारिश के बाद बहांगी खुर्द ताल फूट गया, जिसकी वजह से खेतों में पानी भर गया। तालाब फूटने के बाद बिजौली, राई, रतलाई क्षेत्र के गांव और खेतों में पानी भर जाने से लोग परेशान होते नजर आए। इधर ग्वालियर की तरह अंबिकापुर में भी भारी बारिश के बाद गेरसा डैम फूट गया, जिसकी वजह से 30 एकड़ खेत में लगी फसल बर्बाद हो गई। जानकारी लगते ही कलेक्टर मौके पर पहुंचे और किसानों से मुलाकात की। किसानों ने डैम के रखरखाव में लापरवाही का भी आरोप लगाया। इधर इंदौर में फिर हुई तेज बारिश के बाद शिप्रा नदी का जल स्तर शनिवार सुबह फिर से तेजी से बढ़ गया। इसके बाद फिर से रामघाट समेत तमाम घाट जलमग्न हो गए। बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए कलेक्टर और एसपी ने पुल पुलिया के साथ सुरक्षा के सभी इंतजामों का निरीक्षण किया और जरूरी निर्देश दिए।
2 दिन पूरे मालवा क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश के कारण उज्जैन का शिप्रा स्तर का जल स्तर काफी बढ़ गया था। सारे घाट डूबने के साथ यहाँ पर स्थित सारे मंदिर डूब गए थे और स्थिति यह हो गई थी कि बड़ा पुल जो कि उज्जैन में खतरे का निशान माना जाता है, शिप्रा नदी का पानी वहां तक पहुंच गया था। हालांकि बारिश के थमने के बाद में जल स्तर कम होता गया और स्थिति ये आ गई कि कल घाटों पर से पानी उतर गया था। लेकिन अभी स्थिति ऐसी है कि यहाँ के जो घाट के सारे मंदिरों डूबे हुए, उनके आपको शिखर दिख रहे होंगे, जो शिखर है। भारी बारिश के कारण विदिशा में बेतवा नदी उफान पर है, जिसके कारण चरण तीर्थ, राम घाट और बड़े वाले घाट डूब गए। साथ ही घाटों पर बने छोटे बड़े मंदिर भी जलमग्न हो गए। बेतवा में बाढ़ के बाद निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से नदी किनारे नहीं जाने की अपील की गई है। इधर भोपाल और आसपास के क्षेत्र में हुई अच्छी बारिश के बाद भोपाल का बड़ा तालाब लबालब भर गया है। इसके बाद भदभदा डैम का एक गेट खोल दिया गया। महापौर मालती राय ने पूजा करने के बाद भदभदा डैम का एक गेट खोला। गेट खोलने से पहले सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया गया। पिछले साल के मुकाबले इस बार 1 महीने बाद डैम के गेट खोले गए हैं। आज नगर निगम भोपाल के आयुक्त नगर हरेंद्र नारायण जी के साथ में MIC हमारे रवि यति जी के साथ में मिलकर और नगर निगम ने आज एक गेट को खोला है और जल स्तर जिस तरह से बढ़ता जाएगा तो संभवतः दूसरे गेट भी खोले जाएंगे। जल स्तर को हम व्यवस्थित रखेंगे और इसी दृष्टि को देखते हुए जल स्तर को मेंटेन करते हुए गेटों को खोलेंगे। रतलाम में भारी बारिश के बाद शहर के निचले इलाकों में 3-3 फीट तक पानी भर गया। न्यू रोड इलाके में सड़कों पर पानी सैलाब की तरह बहता नजर आया। भारी बारिश के कारण रतलाम स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 की पटरियों पर पानी भर गया, जिसकी वजह से रेल यातायात भी प्रभावित हुआ। इधर बड़वानी के पास तोरणमाल हिल स्टेशन पर भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड की स्थिति हो गई। सड़क पर चट्टान का बड़ा हिस्सा गिर जाने की वजह से रास्ता बंद हो गया। जानकारी लगते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में बारिश से खेरकेट्टा डैम ओवरफ्लो हो गया। डैम के ओवरफ्लो होने के बाद इसे देखने वालों का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में पर्यटक और आसपास के लोग ये नजारा देखने डैम तक पहुंच रहे हैं। इस बीच डैम पर जाने वाले लोगों से प्रशासन ने अलर्ट रहने की अपील की है। इधर मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में बारिश से लोगों को फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। विदेश में बैठकर भारत में ड्रग का काला कारोबार करने वाले अब माफियाओं की खैर नहीं, भारत की सेंट्रल एजेंसियों ने उन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 2500 करोड़ की ड्रग तस्करी के एक मामले में पहली बार इंटरपोल की मदद से सिल्वर नोटिस जारी करवाया। ये ड्रग्स डीलर भारत से भागकर दुबई चला गया था। देखिए एनडीटीवी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट पर शिकंजा। एनडीटीवी का एक्सक्लूसिव खुलासा। दुबई में बैठे ड्रग्स माफिया की क्राइम कुंडली। दुबई में शान से जीते नशे के सौदागर। कोकेन सीज हुई तो दुबई भागा परिवार। अब बच नहीं पाएगा नशे का सौदागर। पहली बार इंटरपोल सिल्वर नोटिस जारी। ड्रग्स माफिया पवन ठाकुर की अब खैर नहीं। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ड्रग्स के खिलाफ मुहिम अब रंग लाने लगी है। इसी कड़ी में एनसीबी के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 2500 करोड़ की ड्रग्स तस्करी के मामले में पहली बार इंटरपोल की मदद से सिल्वर नोटिस जारी करवा लिया है। आम आदमी की तरह दिखता और मुस्कुराता ये चेहरा दरअसल इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का बड़ा मास्टरमाइंड पवन ठाकुर है। इसके सिंडिकेट से पर्दा तब उठने लगा जब नवंबर 2024 में राजधानी दिल्ली में 82 किलो कोकेन की बड़ी खेप सीज की गई। इस कोकेन की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 2500 करोड़ रुपए आंकी गई। इस केस में अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। इंटरपोल की मदद से पहली बार किसी अपराधी के खिलाफ सिल्वर नोटिस जारी हुआ है। यह अपराधी कोई और नहीं बल्कि यही पवन ठाकुर है। एनसीबी की जांच में सामने आया कि पवन ठाकुर ही इस पूरी तस्करी का मास्टरमाइंड है। पवन ने शातिराना तरीके से भारत के एक पोर्ट के जरिए कोकेन की खेप मंगवाई,
फिर ट्रक के जरिए उसे दिल्ली तक पहुंचा दिया। दिल्ली में उसके साथी इस माल को पहले गोदाम में जमा करते और फिर आगे सप्लाई का इंतजाम करते। जांच में यह भी पता चला कि पवन ठाकुर का हवाला नेटवर्क दिल्ली और दुबई दोनों जगह फैला हुआ है। इसी नेटवर्क के जरिए वो नशे के धंधे से कमाए काले धन को सफेद करता था और इस वक्त वो दुबई में बैठकर ड्रग्स तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग का सिंडिकेट चला रहा है। इंटरपोल से सिल्वर नोटिस मिलने के बाद अब दुनिया भर की एजेंसियां मौत के सौदागर के पीछे पड़ जाएंगी और ड्रग्स के काले कारोबार से खरीदी गई संपत्तियों का पर्दाफाश हो सकेगा। इंटरपोल के सभी सदस्य देशों की एजेंसियां अब एनसीबी से अपनी तहकीकात की जानकारी साझा करेंगी। ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर के निर्देशानुसार जो है सभी एजेंसियों ने जो ड्रग किंगपिन है जो इंडिया के बाहर बैठे हैं उनको वापस भारत लाकर कानून के सामने पेश करने के लिए जो है एक मुहिम शुरू की। उसी मुहिम के तहत जितने भी इंटरपोल के नोटिसेस हैं, रेड कॉर्नर नोटिसेस, ब्लू कॉर्नर नोटिसेस, पर्पल नोटिस, उन सभी नोटिसेस का उपयोग करते हुए और उनको कैसे भारत में वापस लाया जाए और कानून का शिकंजा उनके ऊपर कसा जाए। एनसीबी ने अपील की है कि सभी देश इस मामले में सहयोग करें और फरार आरोपी की संपत्तियों और कारोबार से जुड़ी जानकारी दें। ड्रग्स के सिंडिकेट के तार खंगालने में जुटी भारत की एजेंसियां इस कोशिश में लगी हैं कि कैसे मौत के इन सौदागरों के फाइनेंशियल सप्लाई पर शिकंजा कसा जा सके। इतना ही नहीं, ड्रग्स माफिया पवन ठाकुर के खिलाफ ईडी जांच भी जारी है। ईडी की जांच हवाला और क्रिप्टो करेंसी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर हो रही है, जिसमें भारत, यूएई, चीन, सिंगापुर, हांगकांग समेत कई देशों की सेल कंपनियों और फर्जी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल हुआ। अब तक की जांच में सामने आया है कि सिंडिकेट ने करीब 681 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध कमाई को फर्जी आयात निर्यात, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन और क्रिप्टो ट्रांसफर के जरिए इधर से उधर किया। पहला मौका है जब किसी आरोपी, किसी ड्रग्स तस्कर के खिलाफ कोई सिल्वर नोटिस जारी किया गया है। पवन ठाकुर ये दिल्ली के कूचा महाजनी का रहने वाला है और यहाँ पर इसने एक गद्दी बनाई हुई थी, यानी कि इसने यहाँ पर हवाला का काम ये करता था। और बीते साल यानी कि 2024 में एनसीबी ने अगस्त के पहले 2 कोकीन की कंसाइनमेंट पकड़ी थी। ये कंसाइनमेंट कोरियर के जरिए ऑस्ट्रेलिया जा रही थी। उसके बाद जब जांच को आगे बढ़ाया तो एनसीबी की टीम कूचा महाजनी पहुंची और वहां से नांगलोई पहुंची, जहां से 81 किलो कोकीन बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2,500 करोड़ है। लेकिन पवन ठाकुर लगातार जांच से बचता रहा। ईडी द्वारा भेजे गए कई समन के बाद भी पेश नहीं हुआ। पटियाला हाउस कोर्ट ने उसके खिलाफ इसी मामले में गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। भारत पोल हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेशन को एक अलग युग में ले जाने वाली एक शुरुआत है। भारत पोल की संरचना होने के साथ भारत की हर एजेंसी, हर राज्य की पुलिस अपने आप को बहुत सरलता के साथ इंटरपोल के साथ कनेक्ट कर पाएगी और सीधा गति अपने इन्वेस्टिगेशन को देने में उनको बहुत सहायता होगी। आपको अब बताते हैं कि आखिर पवन ठाकुर कौन है और कैसे ये इंटरनेशनल ड्रग्स माफिया बना। ये सोनीपत का रहने वाला है। ये ड्रग्स सिंडिकेट सरगना पहले दिल्ली के कूचा महाजनी में एक हवाला ऑपरेटर के तौर पर काम करता था और देखते ही देखते वो ड्रग्स के धंधे से जुड़ गया। इसने कंटेनर के जरिए मैक्सिको से 2,500 करोड़ की कोकेन मंगवाई, जिसे मोटी कीमत पर ऑस्ट्रेलिया सप्लाई करने का प्लान था। लेकिन 14 नवंबर 2024 को पुलिस ने दिल्ली के नांगलोई में इसके ठिकाने से ड्रग्स की ये बड़ी खेप सीज कर ली। पवन ठाकुर के 5 साथी गिरफ्तार कर लिए गए। हालांकि जैसे ही ड्रग्स की ये बड़ी खेप सीज हुई, पवन ठाकुर अपने परिवार के साथ दुबई भाग गया। एनसीबी को एक बड़ी सफलता मिली, जिसमें कि पवन ठाकुर एक जो बड़ा ड्रग नेटवर्क चलाता है दुबई से, उसके खिलाफ जो है इंटरपोल ने भी सिल्वर नोटिस जारी किया। जो सिल्वर नोटिस है, जो लोग ये ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, वो इस ड्रग ट्रैफिकिंग के धंधे के द्वारा जो है वो बहुत सारी संपत्ति अर्जित करते हैं और उसी संपत्ति को अर्जित करने के बाद जो है वहाँ पर वो बहुत सारी असेट क्रिएट कर लेते हैं। तो उसी असेट को ट्रेस करना और उस असेट को फ्रीज करके कॉन्फिस्केट कराने का जो कोऑर्डिनेशन है, उसका कार्य जो है वो सिल्वर नोटिस के द्वारा किया जाता है।
सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक दुबई में कई हजार करोड़ की प्रॉपर्टी लग्जरी गाड़ियों का साम्राज्य पवन ठाकुर ने बनाया हुआ है, जिसमें दुबई हिल्स में एक आलीशान विला भी शामिल है। जांच एजेंसियों के मुताबिक विदेश में इस वक्त करीब 125 से ज्यादा छोटे बड़े ड्रग्स माफिया एक्टिव हैं, जो भारत में मोस्ट वांटेड हैं। हालांकि इन सभी के खिलाफ जांच एजेंसियों को अब बड़ी कामयाबी मिल रही है। 125 मोस्ट वांटेड में से 21 के खिलाफ ब्लू कॉर्नर, 10 के खिलाफ रेड कॉर्नर और 1 यानी पवन ठाकुर के खिलाफ सिल्वर नोटिस जारी हो चुका है, जबकि 3 प्रत्यर्पण रिक्वेस्ट इंटरपोल के जरिए अलग अलग देशों को भेजी जा चुकी है। सिर्फ इस साल की बात करें तो एनसीबी को 4 बड़े ड्रग्स माफियाओं को डिपोर्ट कर भारत लाने में सफलता मिल चुकी है, जिनमें नवीन चिचकर और लीजो जोश शामिल हैं। भारत पोल लॉन्च होने के बाद इंटरपोल के जरिए कार्रवाई में तेजी आई है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक 100 से ज्यादा ऐसे छोटे बड़े ड्रग्स तस्कर हैं जो देश से बाहर हैं। ऐसे में एनसीबी इंटरपोल के जरिए जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो लगातार कर रही है, जिससे कि भारत में फैले इस इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का खात्मा हो। पिछले 6 महीने में 4 लोगों को, 4 अपराधी जो है ड्रग तस्करी के में इन्वॉल्व थे, उनको अभी बाहर की सभी एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए और उनको डिपोर्ट और एक्स्ट्राडेट भी कराया गया है। तो 4 लोग ऑलरेडी इंडिया में हम ला चुके हैं और बाकी लोगों को भी लाने की कार्रवाई चल रही है। कुल मिलाकर एनसीबी ड्रग्स के इंटरनेशनल सिंडिकेट को तोड़ने में लगी है। जाहिर है सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो विदेशी धरती पर मौजूद ड्रग्स माफियाओं की अब खैर नहीं। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात गणपति विसर्जन की। अगले साल फिर जल्दी आने की प्रार्थना के साथ गणपति बप्पा विदा हो गए हैं। कल शनिवार को अनंत चतुर्दशी के मौके पर मुंबई समेत देश भर में भावनाओं का जो सैलाब उठा वो आज सुबह तक जारी रहा। मुंबई में कल विदाई के लिए निकले लाल बाग के राजा को आज विसर्जित किया गया। अब सबको फिर इंतजार अगले बरस बप्पा के फिर से पधारने का है। तो ये थी गणपति विसर्जन की कुछ तस्वीरें। इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक।